सरकार का दावा है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं। पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां दी हमको, एक आंकड़ा बता दे हमको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल दी। तो का दिख नहीं रहा का? ऐसा है, डोर से बंद हो रहा है। जिसको पप्पू बोलते हैं, अगर एक बार उसकी डिग्री देख लें तो शायद 3-4 दिन तक खाना ना खाएं, इतनी उसके पास डिग्री है। जो 40 साल तक नौकरी करता है उसके बाद भी वो पेंशन का हकदार नहीं है। यहाँ किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ता कि एप्लीकेशन लेके, यहाँ फैक्स कर दीजिए, काम हो गया। जनता के बीच में नहीं आओगे तो जनता के सुख दुख को कैसे जानोगे? अगर हमारी धर्मनिष्ठ सरकार है तो सारे माफियों के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए ना। इस वक्त पूरे देश में लोकसभा चुनाव का शोर है और कम से कम अगर हम अभी की बात करें तो आधा चुनाव खत्म हो चुका है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब 5वें चरण के मतदान की भी उल्टी गिनती शुरू है। लेकिन आज हम अपने खास प्रोग्राम में उस शहर पर पहुंचे हैं, उस सीट पर पहुंचे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में है। यानी हम हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली की बात कर रहे हैं। रायबरेली सीट पर इस वक्त राहुल गांधी इस बार मैदान में है और उनको चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह पिछली बार यानी 2019 में भी सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और उनको करीब 1,67,000 वोटों से मात मिली थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उनको टिकट दिया है। इस वक्त हम रायबरेली के गंगागंज इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, एक छोटा सा होटल है हाईवे किनारे। हमने सोचा यहीं से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। प्रमोद वाजपेयी। प्रमोद जी, ये बताइए कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट पे आप लोग वोटर्स हैं, क्या? हाँ, हमेशा रही है। क्या इस बार दिख रहा है, इस बार जोर किसका है? रोजगार का। रोजगार का। और प्रत्याशी का? प्रत्याशी का कोई जोर नहीं। प्रत्याशी क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ये लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की रही। प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है। भाजपा की नीतियों से लड़ाई हो रही है यहाँ पर। अच्छा जी, मतलब आप कांग्रेस के फेवर में बोल रहे हैं? हाँ, कांग्रेस फेवर में बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों ऐसा कह? 2 बार वोट दे चुके हैं भाजपा को। 2014। अच्छा, आप पहले वोट भाजपा को दिए थे? बस उनकी नीतियाँ थी, उनकी नीतियों के हिसाब से हमने वोट दिया। भाई जैसे उन्होंने मंच से बोला था कि हम ये करेंगे, वो किए नहीं कभी। कोई कार्य पूरा नहीं किया, कोई वादे पूरे नहीं किए। इसको देखते हुए अब राहुल गांधी जी के बातों पर विश्वास, क्योंकि कर्नाटक में भी जो किए हैं वो वहाँ जो जैसा बोला उन्होंने वैसा भी कर रहे हैं, तो यही वादे हैं। जिस तरह आपने अपना मत बदला है, आपके विचार बदले हैं, राहुल गांधी भी वायनाड के बाद अब रायबरेली आए हैं, अचानक से उनकी लैंडिंग हुई है, आपको विश्वास है? पूरा विश्वास है जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो ऐसा क्या हो गया, थोड़ा तफसील से बताइए, जो आपने अपना मन बदला, विचार बदला और अब कांग्रेस आपको ठीक लग रही है? कांग्रेस का गाड़ी है पूरा। यहाँ से सीट हमेशा कांग्रेस की निकली है, कभी भी नहीं। क्या ऐसी नीतियाँ जो आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी हैं वो आपको सही लगी? बेरोजगारी पे है, उन्होंने जो बात उठाई है बेरोजगारी, रोजगार देंगे। 15 अगस्त तक उन्होंने जो कहा, जो वादे पूरे उसको पूरा करेंगे वो। इस पर हमें विश्वास पूरा है। लगता है आपको कि बेरोजगारी एक मुद्दा है इस बार? क्योंकि बेरोजगारी को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि उन्होंने नौकरियां दी हैं। पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां दी हमको, एक आंकड़ा बता दे हमको। अभी तक कोई आंकड़ा नहीं इशू हुआ। पिछले 10 सालों में कोई नौकरी नहीं मिली और जो पेपर हुए वो लीक हो रहे हैं। अच्छा, रद्द होते जा रहे हैं। अभी PCS का लीक हुआ, इसके पहले पुलिस का भी लीक हुआ। अब कब होगा कुछ पता नहीं, अभी इसकी कोई डेट भी नहीं है। 6 महीने का बोला, लेकिन 6 महीने हो कि ना हो ये भी नहीं पता, कि दोबारा हो कि ना हो पेपर, ये भी नहीं पता। लड़ाई है, लगता है इस लड़ाई है पूरी है। अच्छा, रोजगार भारी कौन पड़ रहा है जी? भारी कौन पड़ रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो वाजपेयी जी ने बता दिया अपना मत। सर, आपका नाम? सुरेंद्र कुमार यादव। यादव जी, जी। साइकिल और पंजा साथ दौड़ रहे हैं कि कमल खिल रहा है? सर, हम विस्तार से बताएं या फिर शार्ट में बताएं? विस्तार से बताइए, हमारे पास बहुत समय है। मुद्दा पूछिए आप। मुद्दा क्या है, आप ही बताइए। रोजगार का। अच्छा जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि रोजगार के लिए मैं बिहार गया हूँ, ठीक है। योगी ने आज तक केवल झांसा दिया, मोदी ने तो दिया है, वो तो नंबर 1 का ही है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, वो तो विश्व गुरु है। योगी पे हम बहुत विश्वास करते थे कि बहुत बढ़िया हमारा शिक्षा विभाग सुधर जाएगा, पुलिस विभाग सुधर जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ उनका जो एजेंट है उनका हो रहा, आज भी हो रहा है।
तो मेन मोटो हमारा रोजगार का है। बिहार गए तो क्या हुआ आपके साथ? मेरी वाइफ को नौकरी मिली। जी जी जी। तो नौकरी मिली, अब आपको तो और गुणगान करना चाहिए। किसका? सरकार का, बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार ने दिया, नौकरी नहीं दिया। हाँ। नीतीश सरकार ने दिया था। तो नीतीश तो अब बीजेपी के साथ ही हैं। अरे वो पलटते हुए हम आदमी के साथ थे, वो अब पलट गया है, अब फिर आ गया वहाँ जहाँ। आप भी पलट गए? हम क्यों पलटेंगे? वो नौकरी नीतीश ने दिया देखिए, है। जिस पलटे में उसने अच्छा काम किया उस पलटे में हम उसके साथ थे। अब वो फिर पलट गया तो हम फिर बाहर हो गए। धन्यवाद देता हूँ मैं नीतीश जी को, वो सारी तेजस्वी यादव जी को, कि 17 महीने में उन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। अब ये बात अलग है कि वो राजनीतिक लोग हैं, कहते हैं कि नहीं प्रपोजल तो मैंने ही बनाया था, लेकिन मुख्यमंत्री थे अब तक तो नहीं दिया आपने। हाँ, अच्छी सड़कें बनाई, ये अच्छी बात थी। रोजगार में सड़कें भी आती हैं, शिक्षा भी आता है और आपका स्वास्थ्य भी आता है। तो नीतीश जी ने अच्छे काम भी किए, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम सरकार के 10 साल बात कर रहे हैं, 7 साल हम बात करते हैं योगी सरकार के और 10 साल मोदी सरकार के, और सोनिया गांधी कार्यकाल की बात करें, स्थानीय मुद्दों की बात करें, तो किसका पलड़ा आपको ज़्यादा भारी लगता है एक स्थानीय वोटर नागरिक होने के नाते? वोटिंग का या समस्याओं का? समस्या ही इसी के आधार पर वोट पड़ते हैं। तो यहाँ तो एक छत्र राज रहा है कांग्रेस का, और जो बीजेपी कहती कुछ नहीं हुआ। अरे राजनीति में क्या कहेगा? राजनीति में तो यही होता है, चाहे जितना करो कोई नहीं करेंगे। तो आप इसका लिटमस टेस्ट कर दीजिए, बता दीजिए कि क्या काम हुआ है। रायबरेली में कराया किसने? एम्स कोई कहता है सोनिया की देन है, कोई कहता है बीजेपी की देन है। कौन कहता है बीजेपी की देन है? कौन कहता है? अरे आप बता दीजिए। नहीं, एक तो कहने वाली बातें नहीं, कोई सब लोग जानते हैं। तो मैंने बताया ना कि जो काम होता है उसको लोग कहते नहीं हुआ है। अब एम्स था, 900 बेड थे, 300 कहाँ चले गए? गोरखपुर गए। सीएम क्या? हाँ, और उसके बाद हम कहते हैं विकास हुआ है बीजेपी में। तो जो कहता है तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, बहुत अच्छी बात। उसको बुराई में भी अच्छा मज़ा आता है तो अच्छी बात है। हम संविधान की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हम राजनीतिक पार्टियों की बात नहीं करते हैं। जो भी पार्टी हो, मैं कहता हूँ बीजेपी बहुत अच्छी हो, काम करे, अच्छी है, मैं उसको वोट दूंगा। मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। तो का दिख नहीं रहा का? ऐसा है? बैक डोर से बंद हो रहा है। अच्छा, जी हाँ, संविधान सीधे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा काम करो कि संविधान ही ना रह जाए। सब कुछ प्राइवेट होगा तो काहे का संविधान, काहे का आरक्षण? भाई जो बाबा साहब ने बना दिया आरक्षण की, हाँ दबे कुचले आदिवासी जो आगे बढ़ें वो भी डेवलप करें, तो इसीलिए संविधान बना। संविधान में तमाम तरह की धाराएं बनाई गई, आर्टिकल लिखे गए, तो वो सब झूठा हो गया। प्राइवेट अगर हम करते हैं तो कौन सा आरक्षण होगा? भाई जब मन चाहेगा वो लेगा और दूसरा आ जाएगा उससे कम रेट में वो भगा देगा। तो सरकारी नौकरियों का यही तो क्रेज है। सरकारी नौकरियां मतलब भगवान का, ईश्वर का प्रसाद। लेकिन आप जिस जगह बैठे देखिए बगल में कितना बढ़िया हाईवे जा रहा है। किसने बनवाया? ये तो बीजेपी ने बनवाया। अरे कोई भी सरकार हो, हाईवे क्यों नहीं बनवाएगी? वो तो सबको बनवाना चाहिए। मतलब कांग्रेस आएगी तो बनवाएगी नहीं, बीजेपी आएगी तो बनवाएगी? ये कहीं हुआ? किसी देश में हुआ? जिसकी सरकार रहेगी वो तो काम करेगा ही कुछ ना कुछ। क्या कह रहे वाजपेयी जी? 10 साल से पुल टूटा पड़ा आए थे मोदी जी उद्घाटन करने, जब रेलवे क्रॉसिंग का पुल जो बना हुआ है आज तक नहीं बना है। आज तक वो 20 से अलग है, नहीं बना, नहीं बन पाएगा वो इस सरकार में। क्यों बना ही नहीं? बता रहे 3 महीने बन जाएगा, कोई 6 महीने बन जाएगा। आज 8 साल से यही चलता आ रहा है। जो जाम का पब्लिक वहाँ की जो जाम मुसीबत झेलती है, ट्रक जब निकलते हैं घंटों लग जाता है निकलने में वहाँ से। चलिए, अच्छा ठीक है, चलिए भाई अब हम कांग्रेस। दादा आपका नाम? मुन्ना पांडे, अध्यक्ष व्यापार मंडल गंगागंज। अच्छा पांडे जी, आप व्यापारी हैं, आप बताइए। अच्छा भाई, दोनों लोगों ने तो बड़ा विरोध है, आपके हिसाब से क्या सही बोल रहे हैं? रोजगार पूछिए सर, रोजगार। नहीं, हाँ भाई, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार। आपके प्रश्न का उत्तर दे कि इनके प्रश्न का नहीं, उत्तर? दोनों पर एक एक करके देने, हमारे बहुत समय हमारे पास। ये कांग्रेस की सरकार
कम से कम 60-65 वर्ष इस देश में शासन किया है। ठीक, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, क्या जैसे ही सत्ता में आए वैसे ही सबको नौकरी दे दिया, सारी रोडें बनवा दिया, सारे विकास कर दिया? क्या उसी समय कर दिया? मोदी जी को आए 10 वर्ष हुआ है। 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जितने काम किए हैं, जितने ऐतिहासिक काम किए हैं, अभी भाई साहब ने बताया संविधान बदल दिए। धारा 370 एक ही देश भारत में एक संविधान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए। ठीक, लेकिन धारा 370 किसने लगवाया था? मोदी जी का एक वादा था कि धारा 370 हटाया जाएगा, मेरे ही देश का वो राज्य है और वहाँ पे एक निशान, एक विधान और एक जो है कानून होगा। पंडित जी, लोकल मुद्दों की बात करें। लोकल मुद्दों की बात में आप क्या पूछ रहे हैं? इसीलिए भाई, क्या काम हुआ रायबरेली में और इस बार चुनाव में जोर किसका? अब रायबरेली में काम लोगों को ना दिखा है तो इसके लिए मैं क्या करूं? तभी हम आए। बहुत छोटी सी बात, लोकल की बात आप करते हैं। रेलवे स्टेशन चले जाइए, कभी हम सोचे नहीं थे कि रेलवे स्टेशन, किसी ने नहीं सोचा होगा कि रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया रायबरेली गंगागंज का बनेगा। ठीक, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, विकास के मामले में ये रोड देख लीजिए, सारी रोडें गांव तक रोडें पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया हो और चाहे मोदी सरकार ने किया हो। आज 6 लाइन 8 लाइन रायबरेली में ये बाईपास बन रहे हैं, लालगंज में देख लीजिए हाईवे बन रहे हैं, रायबरेली से इलाहाबाद रोड बन रही है, वो भी 4 लाइन हो रही है। ये 4 लाइन कह रहे हैं कि 4 लाइन हमने करवाया, ये 4 लाइन किसने करवाया, विस्तार किसने किया? ये बता रहे हैं कि एम्स हमने बनवाया। ठीक है, एम्स केवल शिलान्यास किया, शिलान्यास करने के बाद एक चुनाव हुआ, 350 बेड कहाँ चले? सुनिए, 2 एक किया, करने के बाद जब वो चुनाव जीत गए तो दूसरा फिर थोड़ा कुछ अच्छा कुछ किया, कुछ बनवाया। ठीक, उसके बाद ये चले गए सत्ता से। ठीक, रही बात 300 बेड की, ये बता रहे हैं 300 बेड, जैसे कोई किसी चीज का विस्तार तो किया मोदी सरकार ने ना। इस एम्स का विस्तार माना कि शिलान्यास इन्होंने किया, लेकिन विस्तार मोदी सरकार ने किया। विस्तार इकट्ठा नहीं हो जाता है। किसी का जैसे मान लीजिए घर है, घर टूटा हुआ है, उस टूटे हुए घर को बनाने में कुछ तो दिक्कतें आएंगी ना, बनने के समय तो दिक्कतें आएंगी ना। जब वो बन के तैयार हो जाएगा तब सुविधा देगा। ये 900 बेड की बात कर रहे हैं, यहाँ आवश्यकता होगी तो 4000 बेड होंगे, लेकिन धीरे धीरे सब ये आरोप लगाना गलत है कि वहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया, कोई कहीं नहीं भेजा। ठीक, तो आप बीजेपी जीत का ही नहीं रही यहाँ। अब इसकी भी सुन लीजिए, बीजेपी जीत का है नहीं रही तो बीजेपी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि सोनिया जी, उनके 10 वर्ष थे, अब हालांकि वो कई बार यहाँ से चुनाव जीती हैं, यहाँ कांग्रेस का गढ़ रहा है, मात्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद बने हुए हैं और शेष में सांसद कांग्रेस का ही बना। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी यहां से सांसद हैं। ठीक, एक छोटा सा जिला रायबरेली, ठीक, और 65 वर्ष यहां से सांसद कांग्रेस के ही रहे। ठीक, लगातार बीच में वो छोड़ दिया जाए जो भाजपा के रहे, उसके बाद में अधिकतर यहाँ पे कांग्रेस के ही सांसद रहे। सोनिया जी पिछली बार भाई 10 वर्ष तो इनकी सरकार थी, छोटा सा रायबरेली है, जिस तरह से विकास करना चाहिए, वो सोनिया गांधी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी नहीं, प्रधानमंत्री से ऊपर सुपर प्राइम मिनिस्टर रही। यदि सोनिया जी चाहती, एक हमारे प्रांत के नेता मुलायम सिंह जी रहे। ठीक, एक बड़ा उजड़ा हुआ गांव, छोटा गांव पुरवा टाइप का था, सैफई, उसको टोक्यो बना दिया। और सोनिया जी इस रायबरेली में केवल ये बताया जा रहा कि एम्स बनवाया, रेल कोच बनवाया, बस। अरे लाइट नहीं दे सके हो, हमने पूरे देश में लाइट दिया, पूरे देश में 24 घंटा। कितनी लाइट आ रही है? 24 घंटा चल रही है। 24 घंटा लाइट आ रही है रायबरेली? 12-13 घंटा आती है। अगर गर्मी हो जाए तो वोल्टेज इतना डाउन हो जाता है कि धरना प्रदर्शन करना पड़ता है।
विषय है, वोल्टेज होना एक अलग विषय हुआ, लेकिन 24 घंटे लाइट इस समय जिससे भी पूछ लीजिए लाइट की सुविधा अच्छी है कि नहीं। और ये चंद दिनों के लिए नहीं है कि चुनाव में है केवल, इन्होंने नहीं ये आपका आरोप है। बस चुनाव के बाद नहीं आएगी? नहीं भाई साहब, 20 मई के बाद भी हम यहीं रहेंगे, हम कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। अब हमारे साथ एक युवा, क्या नाम भैया? मृत्युंजय तिवारी। तिवारी। सारे ब्राह्मण हैं क्या? सर ब्राह्मण ही होगा, जब ब्राह्मण हमारे यहाँ का उच्च होता है तभी तो हम लोग यहाँ पर देश की राजनीति। नहीं तो एक ब्राह्मण मनोज पांडे को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन ये बताओ कि इस बार उनका टिकट कह रहे हैं कि नहीं मिलके दिनेश सिंह को दे दिया, तो लगता है कि इस बार की दोबारा वो खड़े हैं, उनका जीत का कुछ होगा? सर जी जीत का क्या होगा, उनकी हार निश्चित है। वो तो हम लोग सिर्फ अब की बार अपने राहुल जी की जीत को थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं, ऐतिहासिक जीत बनाना अच्छा ये चाहते बताओ, हैं। पढ़ते हो? जी हाँ। किस में पढ़ते हो? सर LLB कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है अब की। अच्छा तो रोजगार मिल जाएगा? सर रोजगार क्या, 3-4 फॉर्म भरे, पेपर लीक हो जाता है, पैसा खर्च करके पेपर देने जाते हैं, घर आते तो पता चलता है दोबारा फिर पेपर होगा। अगर कोई पेपर हो जाता है तो वैकेंसी कोर्ट में चली जाती है। अच्छा जी तो इसीलिए नाराजगी है? सर नाराजगी इनसे भी है, इनके प्रत्याशी से भी और इस पार्टी से भी है। चुनावी बॉन्ड के नाम पे इन्होंने बहुत सारा चंदा खाया। हमारे जो अभी इन्होंने चाचा जी ने हमारे कहा कि हमारे कांग्रेस यहाँ पर 65 साल से थी। हमारे कांग्रेस का आप कार्यालय देख लीजिए, इतना छोटा सा कार्यालय है, और ये सिर्फ अभी तक यहाँ रायबरेली में सांसद नहीं बना पाए, और 10 साल से सत्ता में आए हैं, इन्होंने 3 मंजिला कार्यालय अपना बनवा दिया है। दादा काउंटर हम देंगे। अगर इतना खर्चा दादा ने अगर आज जनता के उस पे किया होता इनकी पार्टी ने, तो आज हमारे गांव का एक खड़िंजा बना था 1-2 साल पहले। अच्छा तो राहुल गांधी सांसद बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए क्या करेंगे? सर जी हमारे लिए क्या उम्मीद है? हमारे लिए करें चाहे ना करे, रोजगार, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो रोजगार देगा। अच्छा उसे धर्म के नाम पे आज यार तक उन्हें तो बीजेपी वाले पप्पू होते हैं। पप्पू बोलते हैं, अपने क्या कहें, अब कोई भी कुछ भी बोल सकता है सर। हम तो आप बता रहे हैं कि मोदी जी को हम तो आज तक कभी कुछ नहीं बोले। हमारे देश के अपना अपना विचार है, अपना अपना स्तर है, अपना अपना विचार है, लेकिन जिसको पप्पू बोलते हैं, अगर एक बार उसकी डिग्री देख लें तो शायद 3-4 दिन तक खाना ना खाएं, इतनी उसके पास डिग्री है। चलिए सर आपका नाम? धीरेन्द्र द्विवेदी। जय श्री परशुराम। अच्छा परशुराम जी, ब्राह्मण हैं आप, ठीक है। धीरेन्द्र जी ये बताइए सबसे पहले कि इस बार चुनावी जोर किसका है? गांव खेत खलियानों में जो एक बड़ी समस्या है अन्ना जानवरों की, लगता है कि वो भी एक मुद्दा है इस बार? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है, जानवरों का कोई मुद्दा नहीं है। जानवर हमारे मोदी जी ने नहीं छुड़ाया, न योगी जी ने छुड़ाया, हमारे गांव के ही लोगों ने छुड़ाया है। जो जानवर छोड़े गए हैं ये गांव के ही लोगों ने छोड़ा है, कि मोदी योगी का कोई उसमें रोल नहीं है। मोदी योगी तो हमारा जो अन्न जो है पूरे गांव का दोगुना करने का नीति उन्होंने चलाई, और उस पर विचार भी कर रहे हैं और बढ़ भी रहा है। और हमारे देश में 400 पार, जो 400 पार की बात आ रही, अब की बार 400 पार, ये भाजपा 400 पार जाएगी। हमारे यहाँ जो राहुल जी आए, इनका कोई मतलब नहीं। अभी इससे पहले कोरोना महामारी जैसी बीमारी हमारे यहाँ आई, इनका कोई भी कैंडिडेट, इनका कोई भी यहाँ का एजेंट देखने नहीं आया कि हमारे जिले में क्या हुआ। यहाँ तक कि सोनिया गांधी जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आती रायबरेली। तो यहाँ इस तरह की जनता बहलाने फुसलाने से इनको वोट नहीं करेगी। अब की बार हमारे यहाँ का भाजपा का सांसद बनेगा, और हम लोग 400 कड़ी में, उसी कड़ी में पहुँच के जाएंगे। अच्छा राहुल गांधी फिलहाल यहाँ से है, सोनिया गांधी 4 लाख वोट से जीती, फिर 3 लाख वोट से जीती, फिर पिछली बार करीब 1.25-2 लाख से कम से जीती। क्या लगता है? और राहुल गांधी का भी यही हाल अमेठी में था, फिर राहुल गांधी हार गए। इस बार क्या लगता है, इस बार वही होने वाला है? नहीं, अब की बार राहुल गांधी की जमानत बचा ले, बहुत बड़ी बात है। ये मुद्दा जमानत बचाने की है। राहुल गांधी अगले बार जो यहाँ वो गुमराह दिखा करके वोट मांग के चले गए, अब की बार रायबरेली की जनता समझ रही है कि ये सिर्फ यहाँ के टाटा बाय बाय करके निकलने वाले हैं और निकल जाएंगे। इसलिए व्यक्ति से दिक्कत है या नीतियों से? इनकी नीतियों से भी दिक्कत है। अभी राम मंदिर का मुद्दा आपने देखो, हमारे बाप दादाओं ने तो मतलब राम के नाम पर यहाँ से सब चले गए, मंदिर में कोई वो बना नहीं। अब की बार मंदिर बना है, और हम लोग अवध प्रांत से आते हैं, हम लोग भगवान राम के नाम पर भाजपा को ही वोट करेंगे। चलिए अब आप बताइए, काउंटर आप कह रहे थे, काउंटर करेंगे? सबका काउंटर देते हैं सर। जैसे अभी हमारे मुन्ना भैया ने कहा कि 10 साल से सोनिया जी की सरकार रही, तो सर आपको जानकारी होगी कि केंद्र में किसकी सरकार थी?
सोनिया जी की 10 साल। बीजेपी की सरकार थी। सोनिया जी की 4 से 14 की बात नहीं 10 साल सुनिए सुनिए 4 से सुनिए 14 तक की मैंने बात किया भाई साहब, 4 से 14 तक की मैंने बात किया। सोनिया जी के 4 से 14 तक सरकार थी, वो यहाँ की सांसद थी और वो विकास की बात कर रही हैं। मैं कहता हूँ मेरे मोदी जी, इतना बड़ा शहर बनारस 10 वर्ष तो हुआ और 10 वर्ष में देख लीजिए बनारस का विकास। और क्योटो छोटे से क्योटो शहर क्योटो में बन गया है? क्योटो बन गया। जितना भी विकास हुआ है दिखाई पड़ रहा है। और छोटा सा शहर, यहाँ लाइट नहीं दे पाई, बगल में ही थर्मल पावर हाउस है, 24 घंटे चाहती। मुलायम जी अपने क्षेत्र में लाइट दे सकते हैं 24 घंटे, मायावती अपने क्षेत्र में लाइट दे सकती हैं और सोनिया जी रायबरेली में नहीं दे सकती। मोदी जी ने कहा मैं केवल रायबरेली ही नहीं, बनारस ही नहीं, पूरे देश में 24 घंटे लाइट दूंगा। उसकी व्यवस्था उन्होंने बनाई और 24 घंटे लाइट दिया। रही बात विकास की, तो 5 वर्ष से ये लोग बताते राम और मतलब मंदिर और मस्जिद का मुद्दा, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा विपक्षी लोगों का था। भारतीय जनता पार्टी केवल कहती थी राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। मैंने तारीख भी बताई, शिलान्यास भी किया और भव्य प्राण प्रतिष्ठा भी किया। लोग दर्शन भी करने जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या होगा? नहीं, एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदिर बना नहीं, अरे सुनो तो, अरे भैया सुनियो, मंदिर, मेरा कहना यह है कि मंदिर तो बना, ठीक, मंदिर बनने के बाद कम से कम मंदिर का मुद्दा तो समाप्त हुआ। कांग्रेस तो 500 वर्ष से ये लोग केवल मंदिर का मुद्दा चलाए हुए थे और आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता मतलब मंदिर एक मुद्दा होगा। अच्छा, पांडे जी ने भी एक बात कही, जी 4 से 14 सोनिया जी की केंद्र में थी सरकार और 14 आइए आप भी तो आइए, सामने तो आइए, आप कैमरे के पीछे आइए, इधर आके बैठिए, आइए सामने आइए। 4 से 14 तक सोनिया जी की सरकार रही और 14 से 24 हम चलिए मोदी जी के, और लगभग डबल इंजन सरकार रही। दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? दरअसल दादा की बात तो हमें पहले ये क्लियर नहीं थी कि ये 14 से 22-24 कह रहे हैं या उसके पहले की जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो पहले गए तो मैं पहले आता हूँ, ठीक है। तो ये 14 के पहले एम्स बना था, एम्स पहले बना था जो चीटी की स्पीड में 10 सालों में पूरा किया गया। और विस्तार भाजपा ने किया, विस्तार तो करेगा ही, वो उनकी कोई, ये किसी एक आदमी की पार्टी नहीं होती है। जो भी गवर्नमेंट काम करेगी, आते सबके पास आते फिर जो भी गवर्नमेंट जो शुरुआत करेगी वो तो नेक्स्ट वाली गवर्नमेंट पूरा करना है, ये तो बाइलाज है। ये करे ना करे, फंड दे ना दे, वो अलग बात है। और पूछिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम राजेश यदुवंशी है। यदुवंशी जी, अभी तो आप कह रहे थे साधा हुआ हम ये डिबेट कर रहे हैं, आप बताइए। अच्छा चलिए, कोई प्रतीत होता है, हमें भी बहुत प्रतीत लगता है, तभी हम आए यहाँ पे। अब आप बताओ अच्छा कि चुनाव में क्या जोर है रायबरेली में इस बार? इस चुनाव में दरअसल जब 2014 का लोकसभा चुनाव घोषित हुआ तो इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी एक जो है देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों की एक ललचाई हुई आस बन करके आए। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं एक ओबीसी माँ का बेटा हूँ, जिससे दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों ने झूम के वोट दिया, प्रचंड बहुमत दिया। फिर जो है इनको 2019 में भी बहुमत दिया। इनके 10 वर्ष के कार्यकाल को जो है लोगों ने देखा। इस कार्यकाल के दौरान इनके नेतृत्व वाली सरकार व इन बीजेपी नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारों में इस देश के जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, दलितों पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हुए, जो जिस प्रकार का भेदभाव हुआ, दलितों पिछड़ों के साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया गया संविधान, हक और अधिकारों पर डकैती डालने का काम हुआ इनके नेतृत्व की सरकार, ये जो है मूक दर्शक बनकर देखते रहे और उन्होंने कोई ऐसे निर्णय नहीं लिए जिससे कि इनको सत्ता में लाने वाले दलितों पिछड़ों को यह एहसास हो सके कि उनके जो है समाज का व्यक्ति। खामियाजा किसको भुगतना होगा? मोदी जी को भुगतना होगा, और किसको भुगतना होगा? इस चुनाव में जो है इस देश की जनता, खास तौर पर दलित, पिछड़े वर्ग के, शोषित, वंचित वर्ग के लोग जो है
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो संविधान के जो है खुलेआम डकैती डाल रही है, उत्तर प्रदेश में ही योगी बाबा जी की जो सरकार है, बाबा जी के नाम पे नहीं बनी थी, मोदी जी के नाम पर ये सरकार जो है उत्तर प्रदेश में 2017 में बनी थी और मोदी जी के ही नाम पर फिर रिपीट की गई। इसलिए रिपीट की गई 17 में जब योगी जी की यहाँ सरकार बनी तो मोदी जी ने यहाँ पर ओबीसी चेहरा को आगे करके जो है ओबीसी के लोगों ने सोचा कि हमारे वर्ग का जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन धोखा दे दिया। स्काइल ऐप मुख्यमंत्री लाए, एक ला रहे थे वो तो रास्ते में दब गया, दूसरा स्काइल ऐप लाए गोरखपुर से, जबरदस्ती थोपने का काम मुद्दा या आप जो स्थानीय मुद्दों की बात बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कुचला जा रहा है, आरक्षण पर डकैती डाली जा रही, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सरकारी संस्थानों को जो है प्राइवेट हाथों में नीलाम किया जा रहा है, जिससे जो है दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को जो कि संविधान की मूल भावना है समता, स्वतंत्रता, उसका जो है कत्लेआम किया जा रहा है। इसलिए इस चुनाव में जो है परिवर्तन का माहौल है, दलित पिछड़े वर्ग परिवर्तन का माहौल है, सब मुद्दे रहेंगे इस बार। नहीं, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है। देखिए, इसके पहले भी जो है क्या ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं रहा क्या? मुलायम सिंह रहे कि नहीं रहे मुख्यमंत्री, जो है अखिलेश सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे कि नहीं रहे, इसके बाद एससी का मायावती रही कि नहीं रही। अगर मोदी जी ने कोई सामान्य वर्ग का मुख्यमंत्री दे दिया तो कौन सा बुरा किया? एक बार जो है अगर इसको बना दिया योगी आदित्यनाथ जी को तो कोई उन्होंने गलत तो नहीं किया। तो अगर ये मुद्दा है कि ओबीसी का नहीं बना और इसका नहीं बना तो हम ये घटिया मानसिकता के लोगों की बात मानते हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? ताराचंद। ताराचंद जी, ये बताइए, कांग्रेस ने यहाँ अगर लंबी फहरिस्त गिनाए हम कामकाज की तो काफ़ी यहाँ पर इंस्टीट्यूट संस्थान दिए, आपको लगता है बीजेपी ने क्या दिया और दिनेश प्रताप सिंह और राहुल गांधी के चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? नहीं, बीजेपी ने दिया तो दिया नहीं बल्कि पूरा छीन लिया। जो कांग्रेस ने दिया था इन्होंने बेच लिया। 50 साल 60 साल में जितना भी उन्होंने दिया कांग्रेस ने, इन्होंने बेचने का पूरा काम किया, नंबर एक। और नंबर दो, हम ये जानना चाहते हैं कि चाहे वो मोदी हो या योगी हो या विधायक हो, सांसद हो, अपने पेंशन के हकदार तो हैं, लेकिन जो 5 दिन या 25 दिन यदि जीत गया, केवल शपथ ले लिया, तो वेतन का हकदार है या पेंशन का हकदार है। लेकिन जो 40 साल तक नौकरी करता है उसके बाद भी वह पेंशन का हकदार नहीं है। और विधायक, सांसद एक पेंशन नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि 3-3, 4-4, 5-5 पेंशनें लेते हैं। जितने बार बन जाए उतने बार पेंशन लेते हैं। क्या इनके जू नहीं रेंगता है कि हमें क्या करना चाहिए? इन जो 40 साल तक हमारा बंदा युवक काम कर रहा है वो भी पेंशन का हकदार है। या अभी अग्निवीर इन्होंने लाए, ये अग्निवीर को लाए, ठीक, अच्छी बात है, बेरोजगारी थी 4 साल के लिए लाए, अपना तो 5 साल के लिए है, लेकिन हम भर्ती करेंगे 4 साल के लिए। और 4 साल के बाद तुम कहाँ जाओगे? इनके पास कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ जाओगे, पता नहीं है, जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ। मतलब ये भी आप स्कीम को ठीक नहीं मानते? स्कीम को ठीक, तो स्कीम ठीक है, लेकिन इसमें पेंशन योजना है या इसको आगे बढ़ाने की कोई योजना है, कुछ सिक्योरिटी है। अगर उसका बच्चा मर गया, माँ बाप क्या करेंगे 4 साल में? चलिए, बात सही है। ये बताइए कि राहुल गांधी को लेकर एक आरोप ये भी है कि जिस तरह उनकी मां नहीं आती थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद नहीं आए, 2-4 बार आए और आगे भी नहीं आएंगे। ये आरोप है, लगता है ये आरोप कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते कांग्रेस को? नो, ये आरोप तो एकदम निराधार है। क्यों? क्योंकि उनको आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उनके सारे काम होते, पब्लिक के सारे काम होते, यहाँ नतमस्तक होकर हाथ जोड़ के जाना नहीं पड़ता। कांग्रेस की क्या तुलना होगी? यहाँ किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ता कि एप्लीकेशन लेके, यहाँ फैक्स कर दीजिए, काम हो गया। वो कांग्रेस में दम है। मतलब राहुल आए ना आए, यहाँ मुद्दा नहीं है। अरे कभी ना आए, कभी ना आए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, मुद्दा है? ऐसा है, मुद्दा काहे नहीं है? सांसद क्या होता है? सांसद मेरा प्रतिनिधि होता है। लोकसभा क्षेत्र के लोगों का जो दिक्कत, सुख, दुख, ये संदेश पहुंचाने के लिए संसद तक कौन होता है? सांसद होता है। सोनिया जी को सांसद रायबरेली की जनता बना रही, लगातार बनाती चली आ रही। यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि सांसद बनने के बाद यदि आप जनता के बीच में, जिसके वोटों से आप सांसद बने, जनता के बीच में नहीं आओगे तो जनता के सुख दुख को
कैसे जानोगे? और जब सुख दुख को हमारा प्रतिनिधि नहीं जानेगा तो वहां तक पहुंचाएगा कौन? ठीक, अभी भाई साहब ने कहा पेंशन बंद कर दी गई। मैं कहना चाहता हूं पेंशन बंद की गई, कह रहे हैं कि सांसद विधायकों की पेंशन रहती है और कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की भी सरकार पार्टी है ना, विपक्ष भी है ना, विपक्ष को यह मुद्दा उठाना चाहिए ना। रायबरेली में लोग पूछते रायबरेली में क्या विकास किया, मैं कहता हूं रायबरेली में सांसद तुम हो, विकास किससे पूछ रहे हो? ठीक, और ये सरकार तो लेकिन बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार बीजेपी की है, लेकिन जब प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होगा तभी कुछ आगे काम होगा। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद में विकास नहीं हो रहा तो सोनिया जी का यह धर्म बनता है कि वहां पे जाकर के अपनी रायबरेली की बात उठावें। लेकिन रायबरेली आने नहीं तो बात कैसे उठाएंगी? क्या जानेगी रायबरेली में क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये अभी भाई साहब ने बताया कि वो चाहे आवे और चाहे ना आवे, सरकार तो बनेगी, वो जीतेंगी तो सोनिया गांधी अपने बेटे का फ्यूचर बना रही है। हाँ, फ्यूचर बना रहे हैं, लेकिन फ्यूचर बनेगा नहीं, फ्यूचर बनेगा नहीं उनको यहाँ से हार के जाना है। देखो अभी अमेठी से हारे हैं, अब रायबरेली की बारी है। अब की बारी हारने के बाद फिर रायबरेली यूपी से पूरा इनका पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं, इनका कोई काम नहीं है, इनका क्या काम नहीं है। सर जी, जो विधायक ही ना जीत पाया हो, जिला पंचायत सदस्य ना जीत पाया हो, अपने गांव के प्रधानी ना जीत पाया हो, वो यहाँ का सांसद क्या बनेगा? मंत्री तो है मंत्री। सर जी, मंत्री किस तरह एमएलसी खरीद के वोट उन्होंने पाई है। और दूसरी बात, इन्होंने जो बात की सरकार की, यहाँ पर जिला पंचायत किसी और के हाथ में नहीं है, भाजपा के हाथ में है। काम जिला पंचायत के हाथ में आता है। इन्होंने कहा कांग्रेस ने किया क्या, तो इनको ये बता दूं कि ये जो आज ये हाईवे देख रहे हैं, रायबरेली जो है हमारा चारों तरफ से घिरा हुआ है नेशनल हाईवे से। आप अमेठी जाना चाहें तो इलाहाबाद जाना थे, लखनऊ, ये पूछ रहे हैं किसने बनाया, इनसे ये पूछे किसकी सरकार में पास हुआ है, किसने बनवाया है? आप बता दीजिए। ये जो हुआ है, ये जो हो रहा है, अपराध हुआ है, सिर्फ अपराध हुआ है। भाजपा सरकार जब से आई है अपराध मुक्त हुआ है, कोई अपराध नहीं हो रहा है, कहीं कोई अपराध नहीं है, सारी बहन बेटियां सुरक्षित घूम रही हैं। आप बताइए अपराध। देखिए हमारे हाँ सर, ये जो अपराध की बात करते हैं तो अपराध तो इतने हुए हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। अरे बुलडोजर भी तो चल रहा है माफियाओं के खिलाफ। कहाँ? मिट्टी में मिला दिए गए। केवल विरोधियों के ऊपर चल रहा है। लखीमपुर में चला, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर चला, जेजीपी वाला जो अभी 200 महिलाओं के साथ रेप किया है उसने जबरदस्ती, उसके पास चला नहीं चला ना, वॉशिंग मशीन पार्टी में जाके भाग गया। तो ये तो माफिया मिट्टी मिल रहा है, पाकिस्तान को चूड़ियां पहने जा रही, ये सब मुद्दे नहीं है। माफिया देखिए हर पार्टी में माफिया होते हैं ना। हम मानते हैं कि कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बीजेपी में भी है, ठीक है, सब पार्टियों में होते हैं। अगर हमारी धर्मनिष्ठ सरकार है तो सारे माफियों के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए ना। हम लोग खुद से तो खुल के वोट देते, मैं बीजेपी को वोट देता, लेकिन अगर वो सबके साथ न्याय करे होते तो सीधी बात है। चलिए, अपना अपना मुद्दा है और ये ऐसा ही एक बहस है, इसका कोई अंत नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी को लेकर हो। लेकिन फिलहाल आने वाले समय कोई और बोलना चाहते हैं तो सामने आए, हम चाहते हैं कि बोले। नहीं, हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं, बताइए। चलिए अंतिम एक बार पूछ देते हैं, आप बताइए दिनेश प्रताप सिंह के बारे में, क्यों जीतेंगे वो? हम इसलिए जीतेंगे कि इनके भाई साहब राकेश सिंह जो है हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। जितना काम उन्होंने अपनी विधानसभा में किया है उत्तर प्रदेश में इतना काम किसी विधायक ने नहीं किया। एक सेकंड आप रुकिए। और यहाँ की जनता ने, अभी भाई साहब ने बताया जात पात के मुद्दे पे एक विकास करने वाले व्यक्ति को हरा दिया। हराने के बाद जो व्यक्ति जीता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। उसने क्या किया मैं पूछना चाहता हूँ, विरोधियों से पूछना चाहता हूँ कि जो जीता है उसने क्या किया। और मैं कहना चाहता हूँ जो हारा है राकेश सिंह, उन्होंने कितने लोगों की, अभी भी किसी को कोई दवा की जरूरत पड़ती हॉस्पिटल में, कहीं कोई रोड की जरूरत पड़ती, रोड बन रही, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसीलिए जनता अब सोच रही कि अब ऐरा गैरा को जिताना ठीक नहीं, जो रायबरेली में ना आवे उसको जिताओ, जो क्षेत्र का हो, क्षेत्र में रहे, रात दिन जनता की सेवा में। आप बताइए कि राहुल गांधी को क्यों जीतना चाहिए? राहुल गांधी को इसलिए जीतना चाहिए कि राहुल गांधी जो है इस देश में नरेंद्र मोदी का सबसे जो है अच्छा और मजबूत विकल्प। और जब यहाँ पे वो मिलेंगे नहीं जनता को तो क्या फायदा?
यह चुनाव जो है जनता से मिलने मिलाने का नहीं, इस देश में नियम कानून बनाने और देश की व्यवस्था को और यहाँ पर के जो है देश के लिए विकास के लिए होता है। ये चुनाव जो है देश के लिए, मात्र रायबरेली के लिए नहीं। ये रायबरेली का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। चलिए ठीक है, चलिए जैसे मैंने कहा कि ये बहस फिलहाल खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन रायबरेली की जनता है, इनको आपने सुना, लेकिन आने वाली 20 तारीख को फिलहाल सियासी ऊँट किस तरफ बैठेगा ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की बहस में सिर्फ इतना ही।